एट्थ पे कमीशन यानी कि 8वां वेतन आयोग, मुस्कुराइए। 8वें वेतन आयोग का फायदा तो जब आना होगा तब आएगा खाते में, लेकिन अभी वीडियो आ गया है इसलिए आप मुस्कुरा सकते हैं। बहुत उम्मीदों से, जिन उम्मीदों से मैं इसको देख रहा हूं, आप भी उसी उम्मीद के साथ देख रहे होंगे। साथियों, क्या है ये? हर 10 साल के अंदर गठित किया जाने वाला एक आयोग, जिसकी सिफारिशों के आधार पर आगामी 10 साल तक जो कर्मचारी होते हैं या जो पेंशनर्स होते हैं, उनका महंगाई भत्ता क्या और किस तरीके से रहने वाला है, उनका मूल वेतन क्या और किस तरीके से रहने वाला है, उनका पे लेवल क्या और किस तरीके से रहने वाला है, ये डिसाइड करता है। साथियों, आज बात करेंगे एट्थ पे कमीशन के ऊपर। आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप एक सामान्य कर्मचारी हो या ऑफिसर रैंक के पर्सन हो, आप रिटायर्ड हो या फिर वर्तमान में सेवा में हो, सबके दिमाग में ये मसला अभी चल रहा है। इस मसले पर ए से लेकर के जेड तक सारी बातें करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अमूमन मैं वीडियोस के अंदर मुस्कुराता नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मुझे आनंद आ रहा है। क्यों साथियों? क्योंकि 8वें वेतन आयोग का मामला है, बहुत सारी गणित दिमाग में चल रही है। सामाजिक के जो मार साहब है वो भी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ा मसला हो जाता है। शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी को पता होगा, 8वां वेतन आयोग जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होना था। मतलब मामला ये था कि 2025 के अंदर इसका गठन होकर के इसकी सिफारिशें आ जानी चाहिए थी और मसला 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए था, बढ़ा हुआ वेतन मिल जाना चाहिए था। लेकिन कुछ लेट लतीफी के कारण, किसी भी कारण से हो, कोई प्रशासनिक कारण रहे हो या सरकार की व्यक्तिगत जो है, यूं समझ सकते हैं कि अपन परिस्थितियां रही हो, कुछ महामारी जैसे हालात भी बने थे, जनगणना भी टली थी, ये भी टल गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका फायदा एक बार आप जो है श्योर हो जाइए कि आपका इसका जो फायदा है वो 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। चाहे कभी भी मिले, लेट लतीफी हो सकती है, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा। साथियों, 3 नवंबर 2025, यहां से अपन बात को शुरू करते हैं। 3 नवंबर 2025 को इसका गठन हुआ, है ना। सुझाव, कंटेंट, करंट स्टेटस की अगर अपन देखें तो सुझाव इस पर लिए जा रहे हैं। 24 अप्रैल को इसके संबंध में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। रिपोर्ट की जो हेडलाइन है, 18 महीने के अंदर अंदर, 18 महीने के अंदर अंदर जो है इसकी डेडलाइन 18 महीने रखी गई। 18 महीने के अंदर अंदर इसको अपनी सिफारिशें देनी है ना। किसका वेतन बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, सब बातें इस वीडियो के अंदर अपन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, एंजॉय करिए आप वीडियो को, ठीक है। देखिए, जो वेतन आयोग होता है साथियों, इसका मौलिक काम क्या होता है? मूल रूप से ये डिसाइड करता है कि जो समय गुजर गया है साथियों, है ना, 10 इयर्स का एक लंबा अंतराल निकल गया है। इस 10 इयर्स के लंबे अंतराल की वजह से जो महंगाई है वो बढ़ी है, हर चीज के अंदर बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्योंकि कर्मचारियों का जो बेसिक है वो बेसिक वही है, इस वजह से उस बेसिक को किस अनुपात में बढ़ाया जाए, इसको जो है तय करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसको अपन वेतन आयोग कहते हैं। और 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। उस पर जो है सजेशन की प्रक्रिया अभी चल रही, सुझाव जारी है। अब ऐसे मामले में अपन स्लाइड बाय स्लाइड अगर बात करें तो यहाँ पर सुनिएगा। 8वां वेतन आयोग, कितनी बढ़ेगी सैलरी, आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे। नवीनतम अपडेट अप्रैल 2026 का। बेसिक सैलरी, एरियर, स्टेट गवर्नमेंट और डीए मर्जर। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सैलरी की। बेसिक सैलरी जो है आपकी साथियों, इसको लेकर के कर्मचारी संगठनों ने, यानी कि वेतन आयोग तो अपना काम कर ही रहा है, सुझाव ले रहा है, सुझाव दे रहा है, मीटिंग्स चल रही है, परिचर्चाएं चल रही है, लेकिन इसी क्रम में सबसे पहले जो इससे अफेक्ट लोग होते हैं वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनमें सबसे बड़ा जो रेशियो है, जो अनुपात है, जो संगठन है, वो साथियों रेलवे के कर्मचारियों का है। तो रेलवे और कुछ अन्य कर्मचारी संगठनों ने कुछ डिमांड्स रखी हैं, है ना। वो डिमांड्स हम आपको बताते हैं। कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी डिमांड है साथियों, वो ये है कि फिटमेंट फैक्टर 3.83 लिया जाए। 3.83 फिटमेंट फैक्टर क्या होता है साथियों? वेतन आयोग का ढांचा समझ लीजिए। करता क्या है? वेतन आयोग जो है स्टडीज करता है, महंगाई की स्टडीज करता है, कर्मचारियों से सुझाव लेता है और फिर तय करता है कि आपकी सैलरी किस हद तक बढ़े। किस हद तक बढ़े, इसके लिए एक फैक्टर तय किया जाता है जिसको फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। ये जो फिटमेंट फैक्टर है, इसका सीधा सीधा आपकी बेसिक पे से गुणा हो जाता है। और यहाँ पर कंडीशनिंग ये रहते हैं साथियों कि डीए जो होता है उसको मर्ज कर दिया जाता है। डीए का क्या हो जाता है साथियों? मर्जर। आपके डीए का इसके अंदर क्या हो जाता है? मर्जर। डीए का मर्जर का मतलब क्या हुआ साथियों? मान लीजिए अभी आपकी जो बेसिक पे है वो 50,000 है, बेसिक पे 50,000 है, और आपका जो डीए है वो आपका 60% है, 60% डीए है मान लीजिए, और 10% आपका एचआर है। ठीक है, ये स्थिति है। अब फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है साथियों? अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल फिटमेंट फैक्टर रहता है 2 का, फिटमेंट फैक्टर क्या रहता है? 2। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा साथियों? आपका डीए मर्ज हो जाएगा।
डीए मर्ज हो जाने का मतलब ये जो डीए है अब नई बेसिक में जोड़ दिया जाएगा और आपकी जो सैलरी है 50,000 की जगह सीधी सीधी क्या हो जाती है 2 गुना, यानी कि 1 लाख जो है आपकी सैलरी हो जाती है अगर 2 का फिटमेंट फैक्टर रहता है। तो फायदा क्या हुआ सर, 50,000 आपकी सैलरी थी, 60% डीए था। अब 50,000 का आप 60% निकाल लीजिए, 50,000 का 60% निकाल लीजिए, क्या हो जाता है साथियों, यहां से काट पीट के 30,000 का आपका क्या बन जाता है, डीए बन जाता है। तो 50,000 तो आपका बेसिक और 30,000 आपका डीए, मिला के कितने हो गए सर, 80,000 हो गए। अब 80,000 के बाद में आपका एचआरए कितना है सर, 10%। 10% एचआरए का मतलब 5,000 का आप एचआरए मिला लीजिए, 5,000 का आप एचआरए मिला लीजिए, यानी कि 85,000 तो आपको पहले से मिल रहे थे, 85,000 तो आपको पहले से मिल रहे थे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर रहता है 2 का फिटमेंट फैक्टर रहने का मतलब ये है कि अब जो आपका नई बेसिक है वो तो हो गई है 85,000, लेकिन आपका जो डीए है वो हो गया 0%। डीए 0% हो गया मतलब नई सैलरी आपकी 85,000, मतलब नई सैलरी आपकी 1 लाख, प्लस आप इसका 10% अभी फिलहाल में जो चल रहा है वो एचआर अगर मान लेते हैं तो 1,10,000 आपकी नई सैलरी है, जबकि 85,000 आपकी पुरानी सैलरी थी। तो यहां से अपन देख सकते हैं 15 और 10 25,000 का डिफरेंस आया है, 25,000 का डिफरेंस आया है। और अनुमानित जो गणितक इसकी चल रही है, जो स्पेशलिस्ट है इसकी मैथमेटिक्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 25 से लेकर के 30% तक आपका सैलरी हाइक हो सकता है। अब वापस इस पोस्टर पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कर्मचारी संगठनों ने और कौन कौन सी मांग उठाई है, कौन कौन सी डिमांड्स उठाई है। तो पुरानी सैलरी 18,000 है, कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखा जाए। 3.83 रखने का मतलब ये है कि जो आपकी 50,000 सैलरी थी इसका सीधा सीधा आप 3.83 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.83 से आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको अगर मैं अपने मोबाइल के अंदर कैलकुलेट करके देखूं, है ना, कैलकुलेटर निकाल लेता हूं आपके सामने, 50 मल्टीप्लाइड 3.83, तो ये आपकी सैलरी हो जाती है 191, 1,91,00,000, है ना। जबकि ये क्या है साथियों, ये डिमांड है। क्या डिमांड्स मांग ली जाती है, डिमांड जो है मान ली जाती है, डिमांड्स नहीं मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, डिमांड को यूं का त्यों तो नहीं माना जाता, लेकिन डिमांड का फर्क पड़ता है। तो अब होता है देखना साथियों, टीए आपका मर्ज हो जाएगा, बेसिक सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। सवाल आता है एरियर से रिलेटेड, क्या एरियर मिलेगा, तो हाँ इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें, फायदा कभी से मिले, जब भी लागू होगा, लेकिन आपका डीए आपको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी कर्मचारियों को। स्टेट गवर्नमेंट में लागू होने का क्या मसला है साथियों, तो ध्यान से देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो है जनरली अपन देखते हैं ट्रेंड ये रहा है, पिछले वेतन आयोगों का अध्ययन जो किया जाता है उससे पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे कमीशन लागू होता है उसका फायदा स्टेट गवर्नमेंट को मिलने में लगभग 1.5 साल का टाइम लग जाता है। तो 1.5 साल आप मान के चलिए कि जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको फायदा मिलेगा, उससे लगभग 1.5 साल आप पकड़ के चलिए कि उसके बाद आपको फायदा मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर की हम बात करें तो इसकी रेंज क्या रहती है साथियों, 2.15। ये तो है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का मतलब जो ओल्ड चला आ रहा है। अगर इसको एग्रेसिव अपन माने तो वो 3.83 की डिमांड की गई है। मॉडरेट की जो कंडीशन है वो 2.57 से लेकर के 3 के बीच में, और यही अपन को मान के चलना है कि यही रहने की संभावना है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, संभावना है, ठीक है। यानी कि अपन 2.57 तो मिनिमम मान सकते हैं कि इससे नीचे तो नहीं जाएगा। संभावना यह है कि 3 से ऊपर भी नहीं जाना है, 2.57 से नीचे भी नहीं आना है। अब देखो ये सारी बातें हो गई, 18 महीने का टाइम लगभग लगभग आपका स्टेट गवर्नमेंट में आने को लग जाएगा। इन्होंने ये भी मांग की है कर्मचारी संगठनों ने कि फिटमेंट फैक्टर तो 3.83 रखा जाए, लेकिन जो इंक्रीमेंट आप 3% देते हैं उस 3% की जगह इंक्रीमेंट कितना रखा जाए, 6%। ये साथियों ये क्या है, डिमांड है, दिमाग में रखिएगा। न्यूनतम पेंशन जो है वो 9,000 की जगह कितनी कर दी जाए, 22,500 कर दी जाए। एचआरए की जो मांग है वो 40% तक करने की जो है मतलब इन्होंने डिमांड रखी है, ठीक है। तो आप जो है इन डिमांड्स को लगभग लगभग 30%, 20%, 30% रिड्यूस करके ही चलिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं पेज को, ये देखिए ऊपर की बातें हमने कर ली। असल में आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। प्रभावी तिथि जो है 8वें वेतन आयोग की, तो ये हमने आपको बता दिया कि 1 जनवरी 2026 से ये जो है प्रभाव में है। क्यों, क्योंकि साथियों जो पुराना अपना वेतन आयोग चला आ रहा था वो 31 दिसंबर 2025 इस तारीख को एक्सपायर हो गया है। ये इस तारीख को एक्सपायर हो गया, यानी कि नया वाला 1 जनवरी 2026 से बीच का जो है गैप पीरियड नहीं रहेगा, इससे लगेगा, है ना।
सैलरी रोल आउट का मतलब कब तक जो है आपको इसका फायदा मिल सकता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि स्थितियां सब ठीक रहती है तो 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके बाद आप 1 साल से 1.5 साल का टाइम पकड़ लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में लागू होने के लिए। इसका मतलब जो राज्य सरकार के अंदर नियुक्त कर्मचारी हैं, 2026 चल रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और उसके बाद पूरा 2027 खत्म होगा और 2028 की शुरुआत या मिड 2028 के तक आपको जो है आप तक आने का चांस है। तो अभी आप फिलहाल जनगणना करिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, जो भी आपका ऑफिशियल वर्क है वो करिए, जहां भी आप पोस्टेड है वो काम करिए। फिलहाल बहुत टाइम है इसके अंदर। एरियर मिलेगा, बिल्कुल एरियर मिलेगा। अभी तक की संभावना यही है। जो 18 पे लेवल है उनको घटा करके मर्ज करके 7 पे लेवल रखने का भी सुझाव इसके अंदर दिया गया है। ठीक है साथियों, तो इस बात में आपको यहाँ से क्लेरिफिकेशन के मोड में अगर हम बात करें, क्लेरिफिकेशन के मूड में बात करें तो बात यहां निकल करके आती है कि अभी सजेशन की फेज चल रही है। सजेशन की फेज चल रही है, डिमांड आई है, डिमांड में 3.83 का फिटमेंट फैक्टर रखने की बात कही गई है। 40% तक एचआरए की बात की गई है। जो मिनिमम पेंशन है, मिनिमम पेंशन वो 22,000 करने की डिमांड की गई है। लेकिन ये डिमांड ज्यों की त्यों नहीं मानी जाएगी। सरकार अपना जो है फंड मैनेजमेंट भी देखेगी, वित्तीय भार भी देखेगी और इन डिमांड्स को भी देखेगी और बीच में जाकर के कहीं ना कहीं फैसला होगा। तो फाइनली कह सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 3 के बीच का रह सकता है। ठीक है, ये संभावनाएं हैं। और उसके बाद में अपन इसके अंदर देख सकते हैं कि एक सवाल जो है वो ये, क्या एरियर मिलेगा। तो फिलहाल एरियर के लिए पिछला ट्रेंड यही रहा है कि एरियर मिलता है, तो एरियर का आंसर हाँ है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसका फायदा देती है। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो एरियर बनता है सीधा एक साथ अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें थोड़ा सा बदलाव करके कुछ राशि जीपीएफ खाते में डाल के बाकी की राशि किस्तों में है, 2 किस्तों में, 3 किस्तों में, इस तरह से करके कर्मचारियों तक पहुंचाती है। तो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं आपके लिए 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का मामला है। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो कुछ हो सकते हैं कि कुछ टाइम बाद उनको फायदा मिल सकता है। डिमांड बहुत अच्छी उठाई है, एक्चुअल फायदा कितना मिलेगा नहीं पता। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पॉइंट पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कुल मिलाकर के एंजॉय के मूड में इस वीडियो को शुरू किया था और एंजॉय के मूड में इस वीडियो को खत्म करते हैं। फायदा मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी आप खुश रहिए। आपकी सैलरी अभी भी बहुत अच्छी है, मेरी भी बहुत अच्छी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।